नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो बड़ी बहस में आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल अब तेज हो गई है। 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुभासपा अखिलेश यादव के मैनपुरी यानी कि अखिलेश के गढ़ में हुंकार भरने के लिए तैयार है। वंचित शोषित जागरण महासम्मेलन करने जा रही है सुभासपा। लिहाजा सीधे शब्दों में अगर कहे तो अखिलेश के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी है और पीडीए फॉर्मूले में सेंध लगाने की कोशिश अब सुभासपा कर रही है, जिसमें बीजेपी उनका बखूबी साथ भी दे रही है, क्योंकि इस रैली में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता दयाशंकर सिंह भी शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी दलों की अहम भूमिका रहने वाली है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को मजबूत करने में जुटी हुई है। सभी पार्टियों का अगर बात किया जाए तो अलग अलग प्रभाव है। बात सुभाषपा की करें तो पिछड़ों के साथ साथ पूर्वांचल में उनकी अच्छी पकड़ रही है और अपना दल अगर सोनेवाल यानी कि अनुप्रिया पटेल की अगर पार्टी का जिक्र करते हैं तो अपना दल का भी अलग ही प्रभाव है पूर्वांचल क्षेत्र की अगर बात की जाए। लिहाजा अब देखिए केंद्रीय मंत्री भी अनुप्रिया पटेल हैं और जबकि बात निषाद पार्टियों का पिछड़ी जातियों के साथ मछुआरे समुदायों में भी निषाद पार्टी की जो है अच्छी पैठ मानी जाती है। तो कुल मिलाकर जो एनडीए गठबंधन जो है वो बेहद मजबूत है। लेकिन बात यहां अपने वर्चस्व की भी आ जाती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे बड़ी बहस में एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। तैयारियां हम लोगों की रणनीतिक तैयारियां पहले से हैं। सारा रोड मैप और प्लान तैयार है। उसी के अनुरूप आप देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार धरातल पर काम भी कर रहे हैं। अब चूंकि चुनाव में कोई समय नहीं है और हमें तैयारियां करनी है और 60% से ऊपर वोट ला करके 80 की 80 सीटें जीतने का जो हमारा लक्ष्य है वो हासिल करना है। और साथ ही साथ ये भी है कि हम लोग अपने जो भी एनडीए के घटक दल हैं उनको भी उनको साथ मिला के उनकी साथ बैठ कर चर्चा करके जो भी उनका हिस्सा बनता है उनको भी उसमें उनके हिस्सेदारी दे करके आगे का अपना प्लान है। उसी के क्रम में सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, शुरू हो गई हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल जो हमारा लक्ष्य है कि एनडीए के घटक दलों के साथ कुल मिलाकर 80 की 80 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में जीत करके आदरणीय मोदी। ओम प्रकाश राजभर मैनपुरी में रैली कर रहे हैं तो अच्छी बात हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एक ये नई शर्त रखी गई हो कि आपको मैनपुरी में अपनी एक्टिविटीज तेज करनी। खैर, एक राजनीतिक दल का नेता होने के नाते ओम प्रकाश राजभर को पूरे प्रदेश में मेहनत करनी चाहिए और 1-2 सीटों पे मानना भी नहीं चाहिए। कम से कम जितने विधायक हैं उतनी तो लोकसभा की सीटें ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी से लेनी ही चाहिए। अगर फिर भी नहीं मिलती तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में सभी को आजादी है, कहीं पर भी कोई रैली कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन पिछड़ों की राजनीति करने के नाम पर सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करना, ये परिभाषा बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी की। कांग्रेस पार्टी इस समय पूरे देश में जाति जनगणना के मुद्दे पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर देश में जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराना चाहती है। तब जब प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते हैं, देश के केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री अपनी जाति बताते हैं, लेकिन देश के आम आदमी को जाति जनगणना से अधिकार मिले उस पर वो चुप हो जाते हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो मैनपुरी में इसीलिए जा रहे हैं कि जिससे दबाव बनाए। बीजेपी जो कह रही वो कर रहे हैं और इसके साथ में गठबंधन की सीटों में उनकी हिस्सेदारी नहीं हो रही, उनको शपथ नहीं मिल रही, इसीलिए ये किया जा रहा है। देखिए, एनडीए पूरी तरीके से टूट चुका है। आज एनडीए में कोई है नहीं। इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। तो आज बीजेपी इसीलिए वो समझ नहीं पा रही क्या करना है। तो कभी वो रैली करवाते हैं, कभी कुछ कराते हैं, लेकिन अब इन सब विषयों से काम चलने वाला नहीं। 2024 में जनता ना तो इस रैली पर बात करेगी, ना ही एनडीए गठबंधन की बात करेगी, सीटों बंटवारों को। वो अपने बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर वोट करने जा रही है, जिसका विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ पास है।
देखिए ऐसा है ना कि 3 बैठक हुई, 3 रात चला गया ना, चौथी बैठक की डेट बढ़ी है, 4 फाट हो गया। तो ये लोग जनता को ठगने वाले लोग हैं, ये ठगबंधन बनाए हैं, ये लोग विपक्षियों ने मन बनाया है, विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी को देखा, अखिलेश जी ने बोला भी कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये भाजपा के लिए काम करती है, उन्होंने ही बोला था ना। तो ये समाजवादी पार्टी हट करके भाजपा का सहयोग कर रही है, हम लोग सट करके। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में आज दहाड़ते नजर आएंगे सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर। वहीं इस मौके पर न सिर्फ वो रैली कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो समाजवादी पार्टी को हर तरह से डेंट पहुंचाएंगे। खासतौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इस रैली को अहम माना जा रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर आज मैनपुरी में इस बड़ी रैली के दौरान समाजवादी पार्टी और उनकी सरकारों में पिछड़े, दलित और शोषितों के साथ किए गए अन्याय को लेकर बहुत कुछ कहते नजर आएंगे। इस मौके पर उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को भी वहां बुलाया है। देखना दिलचस्प होगा कि वो आज क्या कुछ कहते हैं और फिर समाजवादी पार्टी का पलटवार क्या आता है। वहीं तो देखिए, अखिलेश यादव के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी जो है वो भाजपा ने कर ली है और साथ बीजेपी दे रही है। और इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फराज किदवई जी सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हिलाल नकवी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, जैनेन्द्र अर्कवांशी जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही दीपक बघेल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप चारों का मैं बहुत स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहले फराज जी आपके पास मैं आऊंगी और ये देखिए, मैनपुरी में अब सेंध लगाने की पूरी तैयारी ओपी राजभर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीडीए का फॉर्मूला जो है उस पर अब हमारी नजर होगी। देखिए, ओपी राजभर जी को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है और ओपी राजभर जी कैसे कैसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। आप लोगों ने अभी भी देखा, हिस्टोरिकली भी देखा है कि वो कभी अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, कभी वो बीजेपी के ऊपर ही शुरू हो जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के ऊपर शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके पास पेन और पेपर हो तो वो उठा लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में आप 2-3 महीने बाद फिर से मुझे इस चैनल पर बुलाइएगा और बोलिएगा आप सही बोल रहे थे। ओपी राजभर जी फिर पलटी मारेंगे और वो इसलिए मारेंगे फिर से पलटी क्योंकि इनको मंत्री पद तो दूर, इनको अपने साथ में बैठने के लिए स्टूल भी नहीं मिलता है। और बेचारे ओपी राजभर जी, इनके साथ पूरी सहानुभूति है हमारी। भाई, पिछड़ों के ये नेता हैं, हम लोग पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये फ्रंट तो छोड़िए पीछे भी खड़े रहते हैं। तो अपना इनका जो अपमान है वो पूरा ओबीसी समाज देख रहा है और हम लोग सब लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ओपी राजभर जी इतना अपमानित होने के बाद भी एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी के क्यों साथ में है। ओपी राजभर जी को चाहिए कि जो पिछड़ों की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, और वो आज से नहीं लड़ रहे हैं। आप देखिए कि जातिगत जनगणना की मांग अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने उठाई तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाई। लेकिन ओपी राजभर जी जो है वो ना तो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं ओपी राजभर जी से कि क्या वो जातिगत जनगणना कराने के फेवर में हैं, और अगर हैं तो वो अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं उनसे भारतीय जनता पार्टी से एक स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि अगर एक तो आएगी नहीं, लेकिन अगर उनकी सरकार आ भी गई तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। फराज जी, जब ओपी राजभर जी साधने की कोशिश ओपी राजभर कर रहे हैं मैनपुरी में और पीडीए फॉर्मूले पर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी का दौर भी जारी है, आपको कहीं डर तो नहीं है इस बात का? अरे मैंने तो घोसी में समाजवादी पार्टी ने तो अभी घोसी में देख ही लिया ना कि ओपी राजभर जी जो हैं अमित शाह जी को ये गारंटी देकर के आए थे कि घोसी ये जिताएंगे, मगर क्या हुआ? और ये घोसी में जो करारी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को, ये उसका नतीजा है कि ओपी राजभर जी को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। अब ओपी जैनेन्द्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जैनेन्द्र जी सवाल पूछिएगा। बिल्कुल जैनेन्द्र जी, देखिए फराज जी कह रहे हैं कि देखिए मंत्री आपको नहीं बनाया जा रहा है ओपी राजभर को, और लगातार उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन देखिए अब अखिलेश यादव के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश और रैली के जरिए आप कर रहे हैं और लगातार तमाम बयानबाजी भी सामने आ रही है। तैयारियां मैनपुरी को लेकर आपकी क्या है? साथ ही जो अनदेखी कहीं ना कहीं हो रही है एनडीए के बीच में आपकी, इस पर आप क्या कहेंगे?
तो ये कि स्वाति अभी जी, तक पद नहीं मिला? स्वाति जी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही चीज है कि चाहे वो जो समाजवादी पार्टी जहां तक सिकुड़ गई है, हम वहां पे भी चोट पहुंचाना चाहते हैं। और वहां पे बहुत सारा ऐसा समाज है, बंजारा समाज है, बहेलिया है, कुर्मी है, और अलग अलग जातियों के लोग हैं जिनका आज तक विकास नहीं हुआ है, पिछड़े समाज के लोग हैं। वहां पे केवल एक ही जाति का विकास हुआ है, वो आपको अच्छी तरह से पता है। जब इनकी 4 बार सत्ता रही, 4 बार ये लोग सरकार में रहे, तो जातिगत जनगणना का जा भी इनके मुंह से नहीं निकलता था। आप इनसे पूछिएगा कि जब भर्तियां हो रही थी तो माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया था कि जिन जातियों का 50% आबादी के हिसाब से आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उन जातियों को आरक्षण से आप बाहर करिए। उसके बाद भी इन लोगों ने जो प्रदेश में एक ही समुदाय से पूरी नौकरियां भरी थी, उस पर हाई कोर्ट ने कई बार रोक लगाई थी। आप देखिए जो पिछड़ों का इन्होंने किस तरह से हक लूटा है कि सहजनवा में जो ओबीसी लोग थे वो रैली निकाल रहे थे और वो मांग कर रहे थे कि हमको एससी समुदाय में शामिल किया जाए। तो गोरखपुर के सहजनवा में इन्होंने ओबीसी समुदाय के ऊपर गोली चलवाई, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। ये 2015 की घटना है। ओबीसी समाज का ये कितना कल्याण चाहते हैं। मैं एक और चीज बता देता हूं कि राज्यसभा सांसद जो कपिल सिब्बल जी हैं, वो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था और आरक्षण के बिल को फाड़ा था। उनको इन्होंने राज्यसभा में भेजने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ओबीसी समुदाय के लिए नफरत भरी हुई है। ये केवल एक जाति को, जो पूरा प्रदेश जानता है M+Y, तो जो एक समुदाय और एक जाति को लेके इन्होंने पदों की भर्ती की, उसमें वाइट जो M है उस फैक्टर को नौकरियों से अलग रखा। वोट उनका लिया लेकिन नौकरियों से अलग रखा। मैं आपको बताता हूं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जौहर यूनिवर्सिटी बन रही थी। जौहर यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट आई है कि हमारी जमीनों पर कब्जा करके जौहर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, वो किसने की? अल्पसंख्यक समुदाय ने की। उनकी जमीनें लूट के वो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, उस पर अनाधिकृत कब्जा करके वो जमीन पे यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी। और जहां तक रही दलितों की बात, तो सबको पता है पूरे प्रदेश में कि जो प्रमोशन में आरक्षण था वो किसने उसको रिवर्ट बैक किया था। अखिलेश जी ने वो बैक किया था। 2 लाख कर्मियों को रिवर्ट बैक किया गया था। वो प्रमोशन में जो आरक्षण होता है वो उनको मिल चुका था, उनको रिवर्ट बैक किया 2 लाख लोगों को। तो पीछे जो इनका नारा है वो एक खोखला नारा है, इनको खुद देखना चाहिए। जहां तक रही बात घोसी उपचुनाव की, तो हमने अपना 100% वोट ट्रांसफर करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान जी से नाराजगी थी मतदाताओं में, क्योंकि एक तो 5 साल के अंदर चौथा चुनाव था वहां की जनता के लिए। दूसरा, दारा सिंह चौहान जी वहां पे 1 साल पहले ही सपा से लड़े थे और 1 साल बाद ही वो भाजपा से, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी थे, भाजपा से लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी मतदाताओं में, इस वजह से उनकी हार हुई। अदरवाइज आप देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या कर लिया इन्होंने। मध्य प्रदेश में तो कहीं भी ये दूसरे नंबर की पार्टी तक नहीं बन पाए। अगर इतना ही मादा था, और मध्य प्रदेश में कौन था, मैं एक और चीज बताता हूँ। महान दल के, अरे शांत रहिए किदवई जी, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। शांत रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। चलिए जर्नल जी, शॉर्ट में अब मैं बताता हूँ स्वाति जी, मध्य प्रदेश में दीपक जी इन्होंने, एक मिनट 10 सेकंड आप दीजिएगा। फराज जी थोड़ा समय दे देते हैं, बात पूरी कर लेने देते हैं। मैं 10 सेकंड में बात खत्म करता हूं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर महान दल को अपने से अलग कर दिया था और वहां पे उनकी कार भी रखवा ली थी केशव देव मौर्य जी की, और वहीं मध्य प्रदेश में जाके फिर से उनके साथ गठबंधन कर लिया और उनके साथ गलबैया करते हुए नजर आ रहे थे। तो आप देखिए कि एक पिछड़े समाज के नेता को के साथ थे, फिर उसके बाद अब आप बीजेपी के साथ हो गए हैं। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं, मैं इसको भी स्पष्ट कर देता हूँ। 23 जुलाई 2022 को देखते हुए 23 जुलाई 2022 अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? जर्नल जी चलिए एक एक करके सबको मौका देते हैं। आपको मैंने बहुत मौका दिया। 23 जुलाई 2022 में हमारे साथ 2 पत्र लिखे गए थे। आप किदवई जी से पूछिएगा। 23 जुलाई 2022 को
23 जुलाई 2022 को 2 पत्र लिखे थे माननीय अखिलेश जी ने, एक माननीय शिवपाल जी के लिए, एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए। उन्होंने कहा था कि आप जहां जाना चाहे वहां जाने के लिए स्वतंत्र है, हम अलग नहीं हुए थे, इन्होंने अलग किया था। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए दीपक जी मैं आपके पास आऊंगी और देखिए ये समझने की कोशिश करूंगी। देखिए एनडीए की मीटिंग हुई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, जिसमें एक दिन पहले जो है चिराग पासवान की एंट्री हो गई और भी तमाम जो दल है वो शामिल हो गए हैं। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 38 दलों के साथ मिलकर, एक तरफ इंडिया जो है वो 26 गठबंधन 26 दलों के साथ है, आप 38 दल यानी कि ज्यादा से ज्यादा दल जो है क्षेत्रीय दलों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच यही होगा कि सीट शेयरिंग कैसे की जाएगी। अब इसको लेकर क्या मंथन का दौर जारी है, क्योंकि देखिए 15 दिसंबर के बाद पूरे एक्टिव मोड में आप नजर आएंगे। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही है। 3 राज्यों के चुनाव में एक बेहतर परिणाम मिले हैं, ऐसे में छोटे दलों की क्या जरूरत लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि भाई अगर आप इस तरह अगर देखा जाए जनाधार 3 राज्यों के चुनाव का, तो आप अकेले ही अगर जीतेंगे तो भी आपको बहुमत मिलेगा, एक अच्छे आंकड़े आप पा सकेंगे। फिर इन क्षेत्रीय दलों की क्या जरूरत है आपको, और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला अब एनडीए अपनाएगा? देखिए स्वाति जी, जो सीट शेयरिंग की बात आपने करी, तो जिस तरीके से एनडीए के जो सारे घटक दल हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगातार क्षेत्रीय दल भी जो सेवा और संकल्प के साथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करके और जिस तरीके से जनता का विश्वास लगातार देश के प्रधानमंत्री जी पर बना, उस भरोसे के साथ उनके साथ मिल रहे हैं। और जब सीट शेयरिंग के अंदर पूरे प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के तहत हर दल की अपनी जिम्मेदारी और हर क्षेत्रीय दल को उसकी हिस्सेदारी के नाते उन सीटों के चित्र पर करा जाएगा। और यही बात आपने कहा कि हम बिना दल के भी ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को अभी तक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? जो भी देखिए सभी की हिस्सेदारी तय है और निश्चित तौर पर जहां भूमिका जिस प्रकार की है, भारतीय जनता पार्टी उस दल को भूमिका पर रखने का काम कर रहा है। और वही बात हमारे भरत भाई ने सम्मान की बात कही थी, तो देखिए ओपी राजभर जी का तो सम्मान है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में आए। और आपने तो अपने चाचा जी का कितना सम्मान किया, उनको कहां बैठाया, उनको भी बैठाने की चर्चा करनी चाहिए थी। दूसरी बात आपने कहा कि जिस तरीके से हम संगठन का एक स्ट्रक्चर है देखिए भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो चुनाव के लोकतंत्र को महोत्सव के रूप में मनाती है और हर एक भूमिका पर काम करने का काम करती है। हम लोग इतनी बड़ी जीत के साथ साथ भी मध्य प्रदेश की जीत में, छत्तीसगढ़ की जीत में जनता का विश्वास और जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित तौर पर इस तरीके से हमने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त करने के साथ बढ़ने का काम किया है। हमारे फिरोज भाई जाति जनगणना की बात कर रहे थे, दलित समाज की बात कर रहे थे, कितने आप दलितों के तैसी हुए हैं। हमने भी देखा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर किस अनुचित शब्द का बैनर लगा करके उनकी संभावना और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के अंदर इस तरीके से आरक्षण के प्रमोशन पर रोक लगाने का काम किया गया, बाबा की मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया। और कितना आपने समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आप पिछड़ों के हित की करते हैं, दलित के हितों की बात करिए, कितने दलित समाज को नेतृत्व देने का काम करा। सरकार में 5 दलित समाज के ऐसे लोग बना दीजिए जिनको आप नेतृत्व करने का काम किया हो। मैं वो दलित की छोड़िए, आप ओबीसी समाज के ऐसे 5 नाम गिना दीजिए जिनको आप सरकार में रहकर में नेतृत्व देने का काम किया हो। केवल एक जाति को, केवल एक धर्म को, केवल उसको बढ़ाने का काम किया। दीपक जी, इसका जवाब मैं फराज जी से लूंगी, हिलाल जी के पास भी रुक कर लेते क्योंकि मेरे पास सर वक्त की कमी है। मैं एक एक करके एक बार सबके पास आऊंगी। जी दीपक जी, हिलाल जी को भी सुन लेते हैं। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी अब उत्तर प्रदेश में हिलाल जी, क्योंकि देखिए 3 राज्य जहां पर 2 राज्यों में अगर देखा जाए कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, नेक टू नेक फाइट बताई जा रही थी, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ तीनों राज्यों में जीत हासिल की है बीजेपी ने। छत्तीसगढ़ में यह कहा जा रहा था कि आपकी सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन वहां पर भी इस तरह का गणित जो है आपका नहीं चल पाया। अब उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाई इस बार जो है हम सीट मांगेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश में बांटेंगे। हिलाल जी, देखिए जहां तक कि कांग्रेस का सवाल उठता है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार काम कर रही है
अभी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंदर हम जो है वो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनके यहाँ जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके घर पे जा करके उनसे वार्ता कर रहे हैं। इसके बाद में फिर हमारी पद यात्रा शुरू होनी है। पद यात्रा के जरिए हम पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश जो है उसके जाएंगे, नगर नगर डगर डगर जा करके हम जो है लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, सारे गांव शहर में गांव में जाएंगे, वहां पर लोगों के साथ संपर्क करेंगे। हिलाल जी, आप इसके फेवर में हैं कि अगुवाई समाजवादी पार्टी करेगी महंगाई इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी हम अपनी कांग्रेस की जो तैयारी उसके बारे में बात कर सकते हैं। जिस वक्त हमारा तय हो जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह का गठबंधन है, तो उस वक्त निश्चित रूप से हम उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे। जहां पर भी होगा, जाहिर सी बात है, लड़ तो इंडिया रही होगी। अगर इंडिया लड़ रही होगी तो उसके अंदर हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अगर कहीं के ऊपर समाजवादी लड़ रही है तो वहां के ऊपर कांग्रेस जो है वो काम नहीं करेगी या सहायता नहीं करेगी। कहीं कांग्रेस लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी वहां पर नहीं आएगी निकल करके, ऐसा नहीं होना है। गठबंधन होगा तो संपूर्ण गठबंधन होगा, सारे रिसोर्सेस के साथ गठबंधन होगा और निश्चित रूप से उसके लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रही है। हम जो है वो जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से गरीबी बढ़ रही है, जिस तरह से प्रति व्यक्ति आय जो है वो घटती चली जा रही है। यहाँ पर कोई रोजगार के सृजन का कार्यक्रम सरकार के पास नहीं है। जितनी उन्होंने स्कीमें लाए, इतनी दफा वो जो है वो समिट किया है जिसके अंदर विदेशियों को बुलाया गया, अन्य बिजनेसमैन को बुलाया गया कि यहाँ के पर वो कुछ निवेश करें। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में कोई भी निवेश आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है, ये सब जनता के मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम जाएंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। देखिए हिलाल जी, जनता के मुद्दे जनता तक लेकर जाएंगी। तैयारी एनडीए ने भी कर ली है, तैयारी इंडिया ने भी कर ली है, लेकिन किसकी तैयारियां जो हैं वो बाखूबी नजर आती हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि लगातार आप तमाम पार्टियों की तरफ से दावे वादे किए जा रहे हैं। आप चारों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, इसके लिए आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देखिए, आपको जानकारी दे दे, तमाम पार्टियों ने तैयारी कर ली है, क्योंकि सेमीफाइनल की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत 3 राज्यों में हासिल की है। ऐसे में जोश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का हाई है और लगातार कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी और भी तमाम पार्टी अब आगे लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है और अब भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने की तैयारी कर रही है। वहीं सुभाषपा नेता ओपी राजभर भी रैलियां कर रहे हैं और साथ ही साथ मैनपुरी में सेंधमारी की कोशिश ओपी राजभर ने तेज कर दी है। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।